नमस्कार। तो जी हम लेके आ गए हैं तीसरा भाग। तो इसमें हमारा एक अंक समाप्त हो जाएगा, फिर हमारा दूसरा अंक शुरू होगा। तो हमने जहाँ तक छोड़ा था कि अपर्णा आता है, वह कुत्ते को जंजीर में पकड़ कर लाता है और उसे पीछे पिछवाड़े में बांध देता है और कुत्ता भौंकता है। वह सुनकर रानी पिछवाड़े की ओर देखती है। रानी, कुत्ता? अपर्णा, हाँ, वह बुढ़िया और उसका बेटा जरा इस तरफ हड़के तो सही, पता लग जाएगा। स्नान करके गुसलखाने में जाता है। रानी दाल का बर्तन चूल्हे पर से उतारती है, ढक्कन उठाकर देखती है। रानी, हाय, मुझे डर लग रहा है, मैं क्या करूं? कहानी से इस जड़ी के घोल को दाल में मिला दूं? कहानी, हाँ। रानी घिसी हुई जड़ी कटोरे में लाकर भगवान को नमस्कार करके दाल में उड़ेल देती है। एकदम विस्फोट होता है। रानी घबराकर रसोई घर के एक कोने की ओर भागकर दुबक कर बैठ जाती है। विस्फोट के साथ बर्तन की दाल रक्त वर्ण होकर उबलने लगती है, मतलब उसमें खून दिखने लगता है। उबलकर दाल बर्तन से बाहर गिरने लगती है। धुएं के शल्ले उठते हैं। कमरा धुएं से भर जाता है। रानी जोर से आंखें बंद कर लेती है। अपर्णा नहा रहा है। उसे रसोई घर के विस्फोट की कल्पना तक नहीं। रानी धीरे धीरे से उठकर रसोई में आती है। दाल का बर्तन देखती है। बर्तन ऐसा लाल दिखता है मानो खून से सना है। रानी, जी क्या खून? विष का धुआं? इसे मैं अपने पति को परोसूं? उस अंधी माँ को तो कुछ दिखाई नहीं देता, पर इनकी तो आंखें हैं। इन्हें ये उबलता खून दिखेगा, गिरता दिखेगा नहीं। सन्यासी के कहे अनुसार हो सकता है इन्हें दिखाई न दे, पर कुछ अनहोनी हो जाए तो आगे क्या होगा? आगे क्या होगा? उस जड़ी के छोटे से टुकड़े से ही चक्कर आ गया था। अब इससे अपने गालों पर थप्पड़ लगाती है। नहीं नहीं, भगवान, मुझसे गलती हो गई, मैंने महान अपराध कर डाला है। ऐसे माँ बाप के पेट में जन्म लेकर मैं पाप कार्य करने चली थी। नहीं नहीं, इन्हें पता चलने से पहले ही इसे कहीं दूर ले जाकर फेंक आना चाहिए। बर्तन उठाकर बाहर जाती है। गुसल खाने की ओर देख और जाए तो वहाँ पति है। पति अतः घर से बाहर जाती है। वहाँ आंगन के कोने में दाल गिराने की सोचती है। थू, सत्यानाशी, ये लाल लाल धब्बे आंखों में कोते हैं। ये उनकी नज़र पड़े बिना ना रहेंगे। क्या करूं? कहाँ डालूं ताकि उन्हें दिखाई ना दे? कहानी, रानी, देखो उधर शाम की भाभी है। रानी, हाँ, बात तो ठीक है। कहानी ने जिस भाभी की ओर उंगली से इशारा किया था उस ओर जाती है। उस रसायन को उसमें डालने लगती है। पिछवाड़े कुत्ता भौंके जा रहा था। अपर्णा, रानी, वह कुत्ता क्यों भौंक रहा है? जरा देखो। उत्तर ना मिलने पर रानी, रानी, शरीर पहुंचते हुए वह गुसलखाने से बाहर निकलकर तेजी से आता है। वह दिखाई नहीं देती। रसोई घर में जाता है। वह वहां भी नहीं मिलती। आश्चर्यचकित होकर घर के दरवाजे की ओर जाता है। तब तक रानी दाल बांबी में फेंककर घर की ओर दौड़ती है। उसे उसके बांबी की ओर पीठ करते ही एक नाग फुफकारता हुआ बांबी से बाहर निकलता है। गर्म दाल से शरीर जल जाने के कारण इधर उधर देखता है। रानी को देखकर और तन जाता है। बाद में उसका पीछा करता है। रानी के दरवाजे पर पहुंचने तक वह भी पेड़ के पास आ जाता है और फन फैलाकर रानी को ही देखता है। अपर्णा, बिना किसी भावुकता से, रानी, कहाँ गई थी? उत्तर नहीं। कहाँ गई थी? उसके जरा अपनी जगह से हटते ही रानी घर में कदम रखने का प्रयत्न करती है। अपर्णा उसके गाल पर एक थप्पड़ जमाता है। उस थप्पड़ से वह चक्कर खाकर बैठ जाती है। वह उसकी ओर दोबारा देखता भी नहीं। दरवाजा बंद करके बाहर से ताला लगाता है। उसकी किसी भी क्रिया में गुस्सा नहीं, अनासक्ति और केवल क्रूरता है। पिछवाड़े जाकर वहां बंधे कुत्ते को खोलकर घर के सामने के दरवाजे के पास बांधकर चला जाता है। पेड़ के पास फुंकारते नाक को देखकर कुत्ता भौंकता ही जाता है। रानी जहां पड़ी थी वहां से उठकर रोती हुई सोने के कमरे में जाकर बिस्तर पर पड़ जाती है। रात होती है। नाग पेड़ के नीचे ही है। कुत्ता भौंकता ही जा रहा है। पूर्ण रूप से अंधेरा होने पर नाग घर की ओर आता है। कुत्ता और जोर से भौंकता है। उससे रानी जाकर इधर उधर देखती है। लेटी लेटी कुत्ते को, दत्त, चुप हो जा, नाच पिटा कहीं का, कहती है और करवट बदलकर सो जाती है। कहानी, उस रात को नाग गुसलखाने की मोरी से घर में घुसकर मनुष्य का रूप धारण कर लेता है, यानी अपर्णा का ही रूप, वही वेशभूषा। उस छदम अपर्णा को हम अपनी सुविधा के लिए नागप्पा कह सकते हैं। नागप्पा सारे घर में रानी को ढूंढता है। अंत में रानी के कमरे में पहुंचता है। वहां रानी की टकटकी बांधकर देखता खड़ा हो जाता है। कुत्ता भौंकता ही जाता है। अब जहां से हमारा दूसरा अंक शुरू होगा। धन्यवाद।